हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे परमाणुवीय भौतिकी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था। मैंने सारी बातें की। अब उसमें दो कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं। एक तो है समीपतम पहुंच की न्यूनतम दूरी, मतलब वो समीपतम पहुंच की दूरी मतलब क्या है, और दो टर्म है, एक अभी पढ़ेंगे एक बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें क्या है कि जैसे आपको पता है कि ये जो, जैसे आपने देखा होगा कि ये उसने नाभिक बताया एक, कि परमाणु छोटा सा नाभिक होता है। परमाणु एक खाली, एकदम खाली गोला होता है, उसमें जो नाभिक होता है उसकी चर्चा करेंगे। ये जो अब एक अल्फा कण क्या होता है आपको पता है, ये वाला जो अल्फा कण है वो सीधा आगे यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर इधर ही आएगा, इस रास्ते जाएगा और यहीं से वापस आ जाएगा। ये यहाँ, ये जो दूरी होती है ना, इस दूरी को हम बोलते हैं समीपतम दूरी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, भी टकराता नहीं है, ये जस्ट वहां से क्या आता है, वापस आ जाता है। ये बाकी अल्फा कण तो क्या होंगे, कुछ कोण पे क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। क्या होते हैं, जैसे अल्फा कण है, मैंने मान लिया इधर चला गया, ये वाला अल्फा कण क्या हो गया, ये इधर चला गया। ये अल्फा कण है, थोड़ा और कोण पे हो गए, मतलब ये थोड़ा कम विक्षेपित हुए। ये वाला अल्फा कण भी थोड़े से कम विक्षेपित हुए, बाकी वाले अल्फा कण क्या हो गए, सीधे चले गए। तो ये तो हमको पता है, हम केवल, हमारा फोकस केवल अभी इस लाइन के ऊपर है। ये वाला अल्फा कण क्या है, यहाँ पहुंचकर वापस आ गया, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है इसको बोलते हैं समीपतम पहुंच की दूरी। इसको क्या कहते हैं बच्चों, समीपतम पहुंच की दूरी कहते हैं। इसी की हम बात करने वाले हैं। इस दूरी से हम लोग क्या करते हैं, इस दूरी से हम लोग त्रिज्या की गति करते हैं। ध्यान रखना, देखो क्या लिखेंगे कि वह समीपतम दूरी, इसकी परिभाषा अगर लिखनी हो तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि वह समीपतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी, हम बात करें कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर 100, जहां पर नाभिक की ओर आने वाला अल्फा कण, नाभिक की ओर आने वाला अल्फा कण रुककर, नाभिक की ओर आने वाला अल्फा कण रुककर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाए। ये जो दूरी होगी इसी की हम बात कर रहे थे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी। ध्यान रखना कि ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर क्या है, नाभिक की ओर आने वाला कण है ना, वो क्या हो जाए, वापस पुनः क्या हो जाए, लौट जाए, टकरा कर रुके नहीं, लौट जाए, विराम अवस्था में आने से पूर्व पहुंच सके तथा फिर उसी दिशा में लौट जाए। विराम अवस्था में आने से पूर्व पहुंच सके, यहाँ ऐसा लिखें कि नाभिक की ओर आने वाला अल्फा कण विराम अवस्था में आने से पूर्व पहुंच सके। अच्छा टर्म से, विराम अवस्था में आने से पूर्व, विराम अवस्था में आने से पूर्व पहुंच सके तथा पुनः उसी दिशा में लौट जाए। इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। इसी के आधार पे क्या होता है, नाभिक की त्रिज्या की गणना की जाती है। ध्यान रखना, इसको आप पता होना चाहिए। इसी आधार पर, इसी आधार पर नाभिक की त्रिज्या की गणना की जाती है। इसी आधार पर नाभिक की त्रिज्या की गणना की जाती है। बच्चों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर जगह नहीं मिलेगा बुक्स में, ये ध्यान रखना। अभी इसको डिटेल में हम बात कर रहे हैं, पूरा समझेंगे इसको। और इस दूरी को हम आर नॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों, आर नॉट से। बाकी वाले कणों को छोड़ दो, कैसा बना है, हमारा फोकस अभी केवल इसके ऊपर है। और ये जो दूरी है ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की, यह दूरी कहलाती है बच्चों आर नॉट। ध्यान रखना, किससे लिखते हैं इसको, आर नॉट से लिखते हैं।
बाकी वाले कण कैसे विक्षेपित हो रहे हैं मतलब नहीं, हमारा फोकस केवल इसी के ऊपर है। इस आर नॉट की हमें कैलकुलेशन करनी है। इसी के आधार पे क्या होती है बच्चों, त्रिज्या की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है? नाभिक की त्रिज्या की गणना की जाती है, ध्यान रखना। अब इसमें इसको नोट कर लो, फिर हम आगे इसकी भाषा लिखते हैं। मैं डायग्राम मिटा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अब ऐसा क्यों होता है इसको समझो कि जैसे मेरा ये अल्फा कण यहां से गति कर रहा है, मैं सब देखो बाकी सारी चीजों को मिटो के ये डायग्राम बना लेना, बाकी सारी चीजों को मिटो करके छोटे से चीज में आपको यहां समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये प्लस है, ये z इंटू ये z क्या है, इसका आवेश कितना होगा, z क्या होगा, z होगा नाभिक का परमाणु क्रमांक। इसको मैं यहां लिख लेता हूं, इसका आवेश कितना होगा, z इंटू ई। z क्या होगा, नाभिक का, इसको भी मिटा देता हूं, परमाणु क्रमांक। बच्चों पूरा समझते हैं इसको, नाभिक का परमाणु क्रमांक। अब बच्चों क्या होगा, z इसका आवेश हो गया क्योंकि एक प्रोटॉन के पास ई आवेश होता है। अब ये अल्फा कण आया, मैं इसको ब्लू से बनाता हूं, ये अल्फा कण आया और यहां रुक के वापस चला गया। अब अल्फा कण जब गति करेगा यहां से, मान लो अल्फा कण जा रहा है, तो अल्फा कण गति करेगा तो यहाँ पे उसके पास क्या होगी, गतिज ऊर्जा। अब जैसे जैसे वो गति कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित। मतलब अल्फा कण इधर जा रहा है, सामने से क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण। तो जैसे जैसे जा रहा है, प्रतिकर्षण के कारण अल्फा कण की ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे आगे पहुंच रहा है उसकी गतिज ऊर्जा कम हो रही है, और वो गतिज ऊर्जा किसमें बदलती है, स्थिति में। जैसे ही यहाँ पे वो रुक जाता है, जैसे यहाँ पे वो रुक जाता है, वो गतिज ऊर्जा है वो सारी की सारी किसमें बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा में। अब फिर वो स्थितिज ऊर्जा के कारण क्या होता है, वापिस आता है। देखो ना, क्योंकि यहाँ पे जब आगे जा रहा है तो आगे से नाभिक का प्रतिकर्षण बल लग रहा है जो इसको धक्का दे रहा है। इस बल के कारण क्या होगा, अब देखो तेजी से आता था, रुक गया, तेजी से आ रहा था, रुक गया, अब वापस जा रहा है धीरे धीरे। तो समझना, इसको क्या लिखेंगे, जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर गति करता है, नाभिक की ओर गति करता है, नाभिक व अल्फा कण, नाभिक Ze आवेश प्लस आवेश है, तथा अल्फा कण का आवेश कितना होता है, 2e आवेश। नाभिक तथा अल्फा कण के मध्य कूलाम प्रतिकर्षण बल, कूलाम बल आवेशों के मध्य लगता है। कि जिन्होंने मेरा चैनल देखा होगा तो उनको थोड़ा नॉलेज होगा, बाकी बताऊंगा मैं। कूलाम प्रतिकर्षण बल बढ़ने लगता है, जिससे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा घटती जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब अल्फा कण समीपतम पहुंच की दूरी यार नोट, समीपतम पहुंच की दूरी R0 पर पहुंचता है, इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। समझना, यहाँ पर केवल गतिज ऊर्जा है। जैसे जैसे यहाँ पहुंचा, गतिज ऊर्जा मान लो 12 mv0 से है। जैसे जैसे यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचने पर केवल इसके पास क्या रही, स्थितिज। क्योंकि जब वो आगे जा रहा है, यहाँ पर उसके पास क्या है, यहाँ पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी है।
ठीक है, वो अधिकतम है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अभी 0 है। पर जैसे जैसे आगे पहुंचा क्या होगी, गतिज ऊर्जा तो क्या होगी, कम, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ गई। और जैसे ही वो यहाँ पहुंचा इस पॉइंट पे क्या हो गया, गतिज ऊर्जा हो गई 0, स्थितिज क्या हो गई, मैक्सिमम। ध्यान रखना, तो इस तरह से बच्चों ये होता है, ध्यान रखना, ऐसा आपको समझना है। अब हम इसी आधार पे आर नोट की क्या करेंगे, गणना करेंगे, ध्यान रखना। तो बच्चों इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसकी कैलकुलेशन आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कैलकुलेशन कैसे करनी है। इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा मान लो 12mv²। v क्या है, v है वेग, और m क्या है, m है द्रव्यमान। किसके बारे में, अल्फा कण के लिए। दोनों किसके लिए बच्चों, अल्फा कण के लिए। और ध्यान रखना आर नोट या समीपतम पहुंच की दूरी पर अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू 2E/r²। फॉर्मूला क्या लगाया बच्चों, फॉर्मूला लगाया के Q1 Q2/r²। और मैंने अभी आपको बताया था गतिज ऊर्जा किसके बराबर है, स्थितिज ऊर्जा के, ध्यान रखना। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या है, स्थितिज ऊर्जा, यहाँ लिख लेते हैं के। तो क्या हो जाएगी, 12mv² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, ये 2 है, z है, 2ZE²/r² नहीं, r होता है खाली बच्चों, r नॉट। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इसको हमें r नॉट निकालना है, तो r नॉट निकालते हैं बच्चों। इसको कैसे निकालेंगे देखो, तो r नॉट बराबर ये ऊपर ये नीचे आ गया, ऊपर क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r नॉट निकालना है ना, सॉरी r नॉट को इधर लाया, बाकी सबको इधर ले गया। r नॉट बराबर ऑलरेडी वहां पे क्या है 2ZE²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट इंटू 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, mv² कहाँ आ जाएगा नीचे। दिख रहा है बच्चों, एक मिनट, हाँ दिख रहा है बराबर। अब क्या होगा, ये 4 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ZE²/पाई E0 r0 mv²। ध्यान रखना ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को बच्चों मैं यहाँ लिख लेता हूँ, r0 बराबर ZE²/पाई एप्सिलॉन नॉट r0 इंटू mv²। इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको k की फॉर्म में लिखना चाहें, 4 को कैंसिल नहीं करना चाहे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बनता है, k बनता है, उस फॉर्म में भी आ सकता है। अब ये m फिक्स है, v फिक्स है, z क्या होता है, बदलता है, r0 थोड़ी रहेगा, r0 तो कैंसिल हो गया बच्चों, ये यहाँ पर ध्यान रखना। इससे आपको एक बात समझ में आ जाती है कि जो r0 है वो किसके समानुपाती है, z। अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बातें रदरफोर्ड ने, इसने अलग अलग परमाणुओं के आधार पे त्रिज्या की गणना बच्चों यहाँ से इस फॉर्मूले से बच्चों की गई है। तो इसको ध्यान रखना है बच्चों, मैंने एक एक चीज को आपको बता दिया, इसको नोट कर लो अच्छे से बच्चों, ठीक है। फिर आगे बात करता हूँ बच्चों, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो इसको, हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब हम बच्चों एक और इसमें पढ़ेंगे संघट्ट प्राचल। किसकी बात करेंगे बच्चों, संघट्ट प्राचल की बात करेंगे। ध्यान रखना एक और चीज पढ़ने वाले, संघट्ट प्राचल।
इसको नोट कर लिया बच्चों, आप सबने समझ में आ गया सारी बात आपको। आई थिंक मैंने एक बहुत डिटेल में दो पैरामीटर्स, दो चीजें नहीं, दो चीजों के लिए बहुत डिटेल का पूरा एक लेक्चर लिया है बच्चों। अगला टॉपिक है अपना संगत प्राचल। इसको बी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों, हम लोग बात करेंगे संगत प्राचल के बारे में। इसको समझते हैं। पहले परिभाषा लिखा देता हूं, ध्यान रखना। परिभाषा क्या है, अल्फा कण के प्रारंभिक वेग के दिशा से नाभिक के केंद्र की लंबवत दूरी। अल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा से, प्रारंभिक वेग की दिशा से नाभिक के केंद्र की लंबवत दूरी, नाभिक के केंद्र की लंबवत दूरी, नाभिक के केंद्र की लंबवत दूरी क्या कहलाती है बच्चों, संगत प्राचल कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, संगत प्राचल कहलाती है। बी से लिखते हैं। अभी समझाता हूं बच्चों डायग्राम के साथ। इस चीज को डायग्राम से क्लियर करना भी जरूरी है। जैसे आपको ये पता है नाभिक है, और ये क्या है बच्चों, परमाणु है। थोड़ा बड़ा बनाओ इसको। आपको पता है ये जो चीज है, ये तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, इसी रास्ते वापस आ गया। अब जो बच्चों ये लाइन जा रही है ना, यहां पहुंचने के बाद क्या हो जाती है, तो क्या लिखा, अल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा से, ये प्रारंभिक वेग है, ये ऐसे जा रहा है, और नाभिक के केंद्र, ये जो लंबवत दूरी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संगत प्राचल। और ध्यान रखना, अब आगे जाके देखोगे, ये अपना तो क्या है नाभिक, इससे समझना बच्चों। थोड़ा सीधा लाइन सीधी करता हूं। अब समझना इससे क्या फर्क पड़ता है। ये लाइन को जाना कहाँ चाहिए बच्चों, जाना चाहिए इसको इधर, पर जा रहा है इधर। ये थीटा हो गया। अब अलग अलग बी के मान के लिए थीटा का मान क्या होगा, अलग अलग। आपको पता है अगर नजदीक होगा तो थीटा का मान बढ़ेगा, दूर होगा तो थीटा का मान क्या होगा, घटेगा। तो ये बी है ना, बी और थीटा के मध्य संबंध आता है। इसी को हम संगत प्राचल कहते हैं कि ये जितना नजदीक होगा इस रेखा के, विक्षेपण उतना ही ज्यादा होगा, और जितना दूर होगा विक्षेपण उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसी पैरामीटर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसका एक फॉर्मूला भी बच्चों हमें ध्यान रखना है। फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं। वो फॉर्मूला होता है बी बराबर के जेड डी स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी कॉस थीटा बाई 2। बी होता है के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन एम वी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला है बी और थीटा के बीच में। या इसको ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा इनटू क्या आ जाएगा, कॉट थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले। अब ये संबंध दिखाता है बी और कॉट थीटा के मध्य। सीधा डेरिवेशन है बच्चों, मतलब सीधा हमको समझा रखा है, इसमें ज्यादा चीजें हमको जानने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, इसमें बस ये ध्यान रखना है बी के अधिक मान के लिए थीटा बाई 2 का मान भी अधिक होगा। ध्यान रखना, अतः थीटा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ से जो बात हमको समझ में आनी चाहिए, देखो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। बी प्रपोज, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा बी प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2, अर्थात इधर लिख रहा हूं बच्चों, जगह नहीं है, बी का मान बढ़ने पर कॉट थीटा बाई 2 का मान बढ़ेगा, जिससे थीटा का मान घटेगा। यही तो मैंने आपको बताया, जैसे जैसे बी का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे दूर जाएगा थीटा का मान कम होगा, नजदीक आएगा थीटा का मान बढ़ेगा। यही रिलेशन तो मैंने आपको निकालना था बच्चों, ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए। और थीटा 180 हो, टकरा कर थीटा 180 होगा तो बी का मान क्या हो जाएगा, 0। और कॉट, अगर बच्चों इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, थीटा 180 के लिए बी का मान कितना होगा, 0। बी का मान 0 तो थीटा 180 है, तो थीटा बाई 2 क्या होगा, 90, और कॉट 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। tan 90 का इंफिनिटी होता है, कॉट 90 का मान क्या होता है, 0, और कॉट 90 का मान 0, बी भी ऑटोमेटिक 0 को किसी से गुणा करो, बी भी क्या आ गया, 0। देखो ना, थीटा 180 तो थीटा बाई 2 क्या हो गया, 90,
cot 90 का मान क्या हो गया 0, b भी क्या आ गया 0। आ गया बच्चों, नहीं आया? तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस चीज को समझना है। अब इसको अच्छे से नोट कर लो। दो पैरामीटर दोनों मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा लिए बच्चों, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो अपना चौथा चैप्टर चल रहा है और जल्दी चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब बोर का मॉडल और स्पेक्ट्रम है लगभग 2 वीक, मतलब अगर एक 6 लेक्चर और मान के चलो, जैसे 6 या 7 लेक्चर में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे नाभिकीय भौतिकी पे, और आई थिंक तब तक आपकी स्कूल खुल जाएगी। तो हम लोगों ने काफी सारी बातें, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लिए। फिर 15वां चैप्टर एक बार करवाऊंगा, फिर हम लोग अपने पहले से चौथे चैप्टर पे आगे जाएंगे बच्चों। तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को इसी तरह लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।